आज का हम लोगों का रिवीजन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज रेवेन्यू, फिर बात करेंगे हाउ एंड व्हेन इट शुड बी रिकग्नाइज्ड। रिकग्नाइज्ड मींस पीएल में कैसे लिखेंगे, कब लिखेंगे। Revenue is gross inflow of resources which we get when we sell goods, when we render our services, and when somebody else is using our resource and giving us some rental income, some dividend income and सम रॉयल्टी और इंटरेस्ट। रॉयल्टी तो रेंट में आ गया, सम इंटरेस्ट काइंड ऑफ इनकम्स। इन तीनों को एक जगह पे रखना है और बाकी ये दोनों अलग है। तो ये तीन घर बन गया कि सेल ऑफ गुड्स की वजह से जो इनफ्लो ऑफ रिसोर्स होता है वो रेवेन्यू है। सर्विस किसी को रेंडर करें जो इनफ्लो ऑफ रिसोर्स होता है वो रेवेन्यू है। इन तीनों की वजह से जब कोई हमारा पैसा, हमारा एसेट यूज करता है और हमें जो इनफ्लो ऑफ रिसोर्स होता है वो रेवेन्यू है। इसमें क्या है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्स मतलब अगर टीडीएस काट के हमको पैसा मिलता है तो कटा हुआ जो पैसा है वो इनफ्लो नहीं है, ग्रॉस मोटा बड़ा वाला जो पैसा है वो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोगों को कोई रेंटल इनकम हुआ 40 लाख रुपया का और हमारा टीडीएस कटा 4 लाख 10% और हमको 36 लाख रुपया का नेट कैश आया। तो ये जो नेट कैश आया ये रेवेन्यू नहीं है, ये है रेवेन्यू 40 लाख का, ये ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्स। और ऐसे केसेस में जर्नल एंट्री होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट 36 टीडीएस जो हमारा एक असेट है, हमारा इनकम टैक्स लायबिलिटी को सेटल करने के काम आएगा, असेट हो गया वो। टीडीएस डेबिट 4 लाख एडवांस टैक्स की जगह और टू रेंटल इनकम 40 लाख। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस का। इसमें तीसरी बात आती है कि जब हम लोगों को कोई रेवेन्यू मिलता है और हमको अगर सामने वाले क्लाइंट से कोई जीएसटी वगैरह लेना पड़ता है और वो जीएसटी हम सरकार के लिए कलेक्ट करते हैं तो वो मेरा रेवेन्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे ट्यूशन फीस लिए 12,000 और गवर्नमेंट का जीएसटी का कलेक्शन भी आपसे ही किए, क्योंकि जीएसटी का पेमेंट आप ही मेरे को करोगे और हम गवर्नमेंट को दे देंगे मान लो 80% के हिसाब से 2160 और हम तुमसे टोटल कैश कलेक्ट किए 14,160। तो 14,160 जो मेरे को इनफ्लो हुआ वो मेरा इनफ्लो नहीं है, बिकॉज इफ आई कलेक्ट सम रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स दैट इज नॉट माई रेवेन्यू, माई रेवेन्यू इज ओनली 12,000। तो ऐसे केसेस में हम लोग जर्नल एंट्री मारते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 14,160 टू ट्यूशन फीस 12,000 और टू जीएसटी लायबिलिटी या जीएसटी पेएबल 2160। इससे आप समझ सकते हैं कि ये मेरा बैंक में चला गया पैसा, असेट बन गया, ये मेरे पीएल में इनकम बन गया और ये मेरा लायबिलिटी हो गया जो मुझे सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा, जिसका एंट्री जीएसटी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। अब आया बात कि जब हम लोग सेल ऑफ गुड्स करते हैं तो रेवेन्यू कब लिखना चाहिए। द आंसर इज सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू ओनरशिप ट्रांसफर होने के वक्त लिखना चाहिए। ओनरशिप ट्रांसफर कब होता है, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड उस असेट से रिलेटेड बायर के पास चला जाए तो समझ जाना ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। मतलब अगर ओनरशिप ट्रांसफर 5 सितंबर 2020 को हुआ तो 5 सितंबर 2020 के बाद उस असेट का दाम जितना भी बढ़ेगा गिरेगा। दाम बढ़ा रिवॉर्ड, दाम गिरा रिस्क, जो भी असेट का दाम बढ़ा गिरा उसका प्रॉफिट अगर बायर को जाएगा तो समझ जाना ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। और अगर उसका रिवॉर्ड
और रिस्क सेलर के पास है, तो मतलब अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये बहुत केयरफुली समझना पड़ता है कि व्हेन द ओनरशिप इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड, व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड, तो ये सेलर और बायर को मालूम रहता है कि कब वो ट्रांसफर हुआ, और जिस दिन वो ट्रांसफर हुआ उस दिन सेलर को अपना रेवेन्यू लिखने का हक बनता है। इसीलिए मैं 3 तरह का ट्रांसफर आपको बताता हूं जिसको हम लोग सेल नहीं बोलते, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं बोलते। गुड्स ट्रांसफर हुआ है पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, जैसे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हम लोग कंसाइनी को माल दिए हैं, मेरा एजेंट है वो। कंसाइनी जब उसको बाजार में सेल कर देता है तब वो मेरा सेल कहलाता है। हम जब कंसाइनी को माल देते हैं वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहलाता है, सेल नहीं। गुड्स सेंट टू ब्रांच, सेम आंसर। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, सेम आंसर। ये तीनों ही चीजें सेल नहीं है। गुड्स ट्रांसफर हुआ है, पोजीशन ट्रांसफर हुआ है, लेकिन हम सेल बोल के इनकम पीएल में नहीं दिखा सकते। स्टॉक ही दिखाना पड़ेगा, अनलेस द अप्रूवल हैज कम, अनलेस द ब्रांच हैज सोल्ड द गुड्स, अनलेस द कंसाइनी हैज सोल्ड द गुड्स। टिल दैट टाइम अगर हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ गई तो ये सारा माल हमारा क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा। यहीं पे एक केस आता है कि सर मान लीजिए सेल ऑफ गुड्स हो गया, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गया, लेकिन कितना पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको लेकर के अनसर्टेनिटी है। हम लोग इसको बोलते हैं व्हेन देयर इज अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी about the ultimate collection of the revenue or about the amount of the revenue, then the recognition of revenue shall be postponed. मतलब if there is doubt, hold. कितना पैसा मिलेगा नहीं मालूम, माल बिक्री हो गया है। मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं मालूम, माल बिक्री हो गया है, तो होल्ड कर लो। जब तक क्लैरिटी नहीं आता, जब तक अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं हो जाता, दूर नहीं हो जाता, तब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड मत करना, तब तक उसको स्टॉक में ही रहने देना, सेल में मत लिखना। अब तुम बोलोगे सर माल तो चला गया, हम स्टॉक में लिखेंगे, मेरे पास तो स्टॉक में है नहीं, मेरा ऑडिटर क्वेश्चन करेगा माल कहां है, तो मैं क्या बोलूंगा, नीचे नोट्स में डिस्क्लोज कर देना कि इसमें से इतना 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 माल जो मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है, दे आर अवेटिंग the recognition because the goods have already been delivered, but there is an uncertainty about the collection, so the revenue has not been recognized, therefore it is there in the stock. ये आप नोट्स में लिख दोगे तो ऑडिटर विल बी कन्विंस्ड। अब आया बात कि जो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज होता है, जैसे मैं आपको ट्यूशन फीस लेता हूं, उसका रेवेन्यू कैसे लिखा जाता है। AS9 ने 2 मेथड दिया। वन इज परसेंटेज कंप्लीशन, जो अभी थोड़ा देर पहले पढ़ के गए, एग्जैक्टली वैसा, एंड वन इज कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस समय तुम्हारा पूरा ट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम रेवेन्यू लिखेंगे। तो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड थोड़ा अनपॉपुलर है, थोड़ा इलॉजिकल भी है, क्योंकि इसमें तब तक कोई रेवेन्यू ही नहीं लिखा जाएगा जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो मान लो मैं तुमको आधा पढ़ा करके अगर ईयर एंड आ गया और आधा अगले साल पढ़ाया, तो इस साल जिस साल मैं पहला वाला हाफ पढ़ाया हम कोई पीएल में इनकम ही नहीं लिखेंगे, जबकि हमको आधा इनकम इस साल आधा इनकम अगला साल लिखना चाहिए ना, वो नहीं होता है अंडर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। देयरफॉर दिस मेथड लुक्स वेरी बैड, और इसीलिए ना इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फाइनल में है ना, उसमें ये सिस्टम है ही नहीं। उसमें इट्स ऑलवेज परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। परसेंटेज कंप्लीशन में क्या है कि जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ उतना रेवेन्यू हम इस साल रिकॉर्ड कर लेंगे। कोई सा भी सर्विस हो, चाहे मोबाइल का भी सर्विस हो, चाहे पढ़ाने का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे डॉक्टर का हो, कोई भी चीज का सर्विस हो, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड इज लॉजिकल, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 अलाउज both the method of percentage completion as well as completed contract। और आप जो भी मेथड ऑप्ट करें आपको नोट्स में उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। यहीं पे एक बात बोलूंगा, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला है उसमें कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड बैंड है, BANNED,
बैन है, उसमें खाली परसेंटेज कंप्लीशन मेथड चलता है। पर AS9 में सर्विस वाला रेवेन्यू में दोनों मेथड अलाउड है। अब आया कि सर रेंटल इनकम कब लिखेंगे? आंसर इज एक्रू होने के बाद। सर एक्रू कैसे होगा? आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर रहेगा। अगर मंथली रेंट है तो मंथ खत्म होगा, रेंट एक्रू हो जाएगा। एनुअल रेंट है, साल खत्म होगा, रेंट एक्रू हो जाएगा। माल जैसे होता है ना कि इतना प्रोडक्शन करो, रॉयल्टी जो होता है प्रोडक्शन बेस्ड का है, तो प्रोडक्शन जितना हुआ तो उस हिसाब से रेंट एक्रू हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एक्रूअल सिस्टम से रिकॉर्ड होगा। सर डिविडेंड इनकम कब लिखना है? आंसर इज सामने वाली कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दे तब लिखना है। यानी जब राइट टू रिसीव द डिविडेंड इस्टैब्लिश हो जाए, यानी जब कंपनी के पास ये ऑप्शन ना रहे कि वो डिविडेंड वापस कैंसिल कर सके। तो एनुअल जनरल मीटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद ही डिविडेंड इनकम पीएल में हमें लिखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद इनकम में लिखना चाहिए। आजकल तो डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद कंपनी भी अपना अप्रोप्रिएशन में लिखती है, नोट्स में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो माइनस करती है कंपनियां, वो भी तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद ही लिखती है। नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग में बोलता था AS4 में। और सर व्हाट अबाउट दैट इंटरेस्ट इनकम? इसमें तो लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट का रेट और टाइम, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट कितना किस पीरियड में एक्रू हुआ पता करना पड़ता है और अक्रूवल बेसिस पे इनकम लिख लेना पड़ता है। अच्छा, ये जो सर्विसेज, रेंटल, डिविडेंड, इंटरेस्ट, इन सारे केसेस में ना ये अनसर्टेनिटी वाला क्लॉज है। मतलब ये सब रेवेन्यू में भी अगर आपको लगे ना कि कितना पैसा मिलने वाला है मालूम नहीं, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा मालूम नहीं, अगर ऐसा सीन है तो रेवेन्यू के रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर देना चाहिए। पोस्टपोन कर रहे हो, कैंसिल नहीं कर रहे हो, पोस्टपोन, बाद में लिख लेंगे। और अगर क्लैरिटी अगले साल आएगी तो अगले साल रेवेन्यू लिख देंगे। इतना डरने का नहीं है, क्योंकि डाउट है और आप रेवेन्यू लिख दिए और बाद में फिर ये हुआ कि साला मिलेगा ही नहीं, तो झूठ मूठ का इनकम तो वो प्रूडेंस जो कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट के तो अगेंस्ट में चले गए ना। तो इसीलिए AS9 का बोलना है कि रेवेन्यू के लिखने को लेकर के अगर अनसर्टेनिटी रहती है, चाहे अमाउंट की, चाहे टाइमिंग की, चाहे कलेक्टिबिलिटी की, तो इट्स बेटर कि आप होल्ड कर लें, थोड़ा दिन के बाद इनकम लिख लेंगे। अच्छा, टाइमिंग में अगर ऐसा हो इस साल मिलेगा कि अगले साल मिलेगा कि अगले साल मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलेगा या नहीं मिलेगा का अनसर्टेनिटी के कारण पोस्टपोनमेंट होता है, टाइमिंग के कारण पोस्टपोन नहीं होता है। आप जब भी रेवेन्यू लिखें तो नोट्स में आपका रेवेन्यू रिकॉर्डिंग का पॉलिसी होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं कि रेवेन्यू फ्रॉम ट्यूशन फीस हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। और अगर कोई भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड को आप अनसर्टेनिटी की वजह से आपने रिकॉर्ड नहीं किया हो तो आप उसके बारे में नोट्स में अच्छे तरह से वो वाला चीज डिस्क्लोज कर दीजिएगा। अच्छा, 2-3 चीज आपको बताना है। ये जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू होता है ना, जो टीवी में, न्यूज़पेपर में आता है, इसमें हम लोगों को जब सामने वाला हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देता है ना, मान लो हमारा टीवी, हम सोनी टीवी हैं, तो हमको सामने वाला जब कॉन्ट्रैक्ट देता है कि आप ये मेरा टीवी चला दीजिए, ऐड चला दीजिए, और ये ऐड मेरा क्रिकेट में चलाइएगा, या मान लीजिए ये वाला ऐड चलाइएगा ये जो नागिन वाला प्रोग्राम में, तो ना वो हमको पैसा एडवांस में दे देता है, तो हम लोग उसको लाइबिलिटी में दिखाते हैं। और हम लोग पीएल में कब ट्रांसफर करते हैं? जब वो ऐड दिखा दिया जाता है पब्लिक को, माने वंस इट कम्स बिफोर द पब्लिक, ओनली एट दैट टाइम वी रिकॉर्ड द रेवेन्यू, टिल दैट टाइम इट इज इन अ लाइबिलिटी। जैसे तुम लोग ने हमको जो ट्यूशन फीस दिया ना, वो हम लाइबिलिटी में दिखा रखे हैं। जब हम पढ़ा देंगे तो परसेंटेज वर्क डन के हिसाब से वो मेरे पीएल में इनकम में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू पीएल में जाएगा जब वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिक के सामने आ जाएगा। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का रिवीजन इतना सा ही है। बाकी आप लोग जैसा मैं रिवीजन करने बोलता हूं, जैसा मैं वो सॉल्यूशंस बोलता हूं, क्लास वर्क, होमवर्क वगैरह का, वो आपको कर लेना है। थैंक यू।